जो हम सामान्य श्वास लेते हैं, सामान्य जन श्वास लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं कि उनका इनहेल अधिक होता है, एक्सेल कम होता है। एक्सेल कम होते से मतलब ये है कि जब वो सांस लेते हैं तो गहरी लंबी श्वास तो लेते हैं, लेकिन श्वास छोड़ते समय जो श्वास होती है वो कम होती है। ठीक है, तो एक तो इस प्रोसेस को पलटना, ठीक है, और दूसरा जो हम श्वास तो लेते हैं, श्वास लेते हैं ना, श्वास छोड़ते समय वो श्वास हमारी 3 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जैसे जब हम सांस लेते हैं और हमारी नाभि पूरी ऊपर और नीचे होती है। ध्यान दिया किसी ने? जैसे जब आपको बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग करिए, तब आप अक्सर इस चीज को करते हैं डीप ब्रीदिंग करते समय। तो एक तो वो हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो थोड़ा शैलो सांस लेते हैं और हमारी ब्रीदिंग लंग्स तक ही जाती है और वापस आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग या लंग्स ब्रीदिंग। हाँ, और तीसरी होती है क्लेविकुलर ब्रीदिंग, मतलब सांस लंग्स तक भी नहीं जाती है, हमारे बस कंधों तक जाके वापस आ जाती है। तो ये 3 तरह से जो हम ब्रीथ करते हैं, तो इसमें हर व्यक्ति की एक अपनी अलग ब्रीदिंग होती है। कई लोग बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं तो वो क्लेविकुलर ब्रीदिंग करते हैं, कई लोग उससे थोड़ी सी ज्यादा करते हैं तो लंग्स ब्रीदिंग करते हैं, और डीप ब्रीदिंग पूरी कहाँ तक होती है कि नेवल तक, मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो जो यौगिक ब्रीदिंग होती है वो कैसी होती है कि उसमें ये जो तीनों ब्रीदिंग है, ये तीनों ब्रीदिंग एक साथ की जाती है, मतलब उसमें क्लेविकुलर ब्रीदिंग भी होती है और उसी के अंतर्गत जो है इसके बाद लंग्स ब्रीदिंग आती है, और फिर उसके बाद एब्डोमिनल ब्रीदिंग। मतलब आप जब सांस ले रहे हैं तो पहले तो आपके कंधों पे जो विंड पाइप है वहां जाएगी, फिर लंग्स में, फिर नेवल तक, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ते हैं। सबसे पहले नेवल से श्वास को बाहर करते हैं, फिर लंग से, और फिर जो बची हुई क्लेविकुलर ब्रीदिंग, मतलब जो आपके विंड पाइप्स में जो ब्रीदिंग है उसको भी आप बाहर कर देते हैं। तो ये होती है यौगिक ब्रीदिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी जी। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यौगिक ब्रीदिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करो ना तब तक मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता है सबका, और मसल्स पे कंट्रोल ना होने के कारण ये मुश्किल होती है। जैसे कपालभाति हम करते हैं, कपालभाति जब शुद्धि क्रिया हम करते हैं तो हम कौन सी ब्रीदिंग करते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग, है ना, नेवल का मूवमेंट होता है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उसमें लंग्स ब्रीदिंग करते हैं, उसमें नेवल का मूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसे फर्क होता है। बहुत सारे योग जो प्रोसेस होती हैं उसमें कई बार जब हम बोलते हैं ना कि किसी आसन में होल्ड कीजिए श्वास छोड़ के, अब मान लीजिए उसको हम 30 सेकंड तक होल्ड कराते हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना कि वो ब्रीद ही ना करे। तब वो क्या करता है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग छोड़ के लंग्स ब्रीदिंग करता है। तो योग में ये अलग अलग तरह की ब्रीदिंग अलग अलग जगह यूज होती हैं, और चूंकि हम इनको यूज करते हैं तो हम बहुत सी क्रियाएं सही ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है ब्रीदिंग के बारे में? इधर भी जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग अकेले करते हैं तो पेट ज्यादा फूल रहा है, लेकिन जब पहले चेस्ट को इन्वॉल्व करते हुए जा रहे हैं एब्डोमिनल पे तो इतना ज्यादा बाहर नहीं आ रहा, वो थोड़ी कैपेसिटी कम जा रही है उससे, थोड़ी सी प्रैक्टिस जो करनी चेस्ट को इन्वॉल्व करते हुए एब्डोमिनल पे आ रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। अब देखिए एक और चीज आपको बताती हूँ, हम मुद्राएं करते हैं, है ना। मुद्राओं का सीधा इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं? आप अपनी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा,
ना उसको तेज करने की कोशिश करिएगा, ना डीप करने की कोशिश करिएगा, कुछ भी नहीं करिएगा। और इस तरह से फिंगर्स को टच कीजिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये ऐसे या ऐसे, कोई भी ऐसे करेंगे तो जल्दी इफेक्ट मिलेगा। ऐसे दोनों हाथों की फिंगर को टच करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग बिल्कुल करिए और देखिए आपकी कौन सी ब्रीदिंग हो रही है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे कि लंबी करें या छोटी करें। कहाँ तक जा रही है ब्रीदिंग? चेस्ट तक जा रही है ना? सभी की गई चेस्ट तक कि किसी की फर्क हुई? ठीक है। अब पृथ्वी मुद्रा कीजिए इस तरह से और फिर से ब्रीदिंग कीजिए, नॉर्मल रखिएगा। अब देखिए आपकी नेवल तक ब्रीदिंग जाएगी, है ना? तो जिनकी ब्रीदिंग बहुत शैलो होती है तो उनके लिए पृथ्वी मुद्रा को हम कई बार यूज करते हैं ब्रीदिंग को डीप करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा मुद्राओं का तुरंत इफेक्ट दिखता है, फास्ट। और इसीलिए हम इस मंत्र को मुद्राओं के साथ जोड़ रहे हैं जिससे कि इसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, राइट? तो अब हम आते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम आगे का जो श्लोक करेंगे वो हम करेंगे 45वां काव्य, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये जो 45वां काव्य है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए है। और ऐसा माना जाता है कि जो ढेर सारी मानव शरीर में बीमारियां होती हैं वो इस 45 काव्य के पढ़ने से, इसका चैंट करने से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा समझ लें कि इसमें मुद्रा कौन सी लगानी है। हम बात कर रहे हैं बीमारियों को दूर करने की, मतलब हम अपने अंदर की क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। हम अपने अंदर के टॉक्सिन्स को निकालना है, हमें अपने ब्लॉकेज को निकालना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शेपण मुद्रा। ठीक है। अब शेपण मुद्रा क्या होती है? शेपण मुद्रा में आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लॉक कर लेना है पूरा। अंगूठे देखिए इस तरह से क्रॉस में आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से जब पूरी उंगलियां लॉक हो गई, हथेली अच्छे से एक दूसरे से टच की हुई हैं, और इसके बाद आपको सिर्फ अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसे खोलते हुए इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेना है। अंगूठे आपके इस तरह से क्रॉस में रहेंगे और इसे हम चेस्ट के सामने रखते हैं। अगेन हमारे इस जो इंडेक्स फिंगर है इसका डायरेक्शन ऊपर आकाश की तरफ। तो आज चूंकि हम एक ही काव्य करेंगे तो हम पूरे काव्य के दौरान इसी मुद्रा को यूज करेंगे। और इस मुद्रा का यूज क्या है? ये मुद्रा हमारी नेगेटिविटी को कम करती है। जितने भी नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक चीजें हैं, उनसे मुक्ति दिलाती है। जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है। और ये त्यागने की मुद्रा है। जब हम किसी भी चीज का त्याग करें और अगर इस मुद्रा में करें तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होता है। और उसको कई बार ऐसा होता है ना, जैसे सपोज कोई व्यक्ति किसी चीज का एडिक्शन है किसी को, और वो उसको चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है कि उसके अंदर से तो इच्छा हो रही है लेकिन वो इतनी बुरी तरह एडिक्ट है कि वो उसको छोड़ पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। तो उस समय यदि ये मुद्रा वो अपनी जो भी उसको त्याग करना है, जो एडिक्शन है उसको छोड़ने के बाद ये मुद्रा लगातार कराई जाए तो वो उस चीज का त्याग सहज भाव से कर पाता है। ठीक है। तो आज हम मुद्रा यही यूज करेंगे। अब जो 45वां काव्य है, तो 45वां काव्य ऐसा है कि इसमें सभी प्रकार की जो शरीर में आदि हैं और व्याधि हैं दोनों ही समाप्त होती है। आदि व्याधि दोनों का ही इसमें समाप्त होता है। और यहाँ पर हमको कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक है। जब हम इसको पढ़ते हैं इस काव्य को,
तो इसमें जैसे हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था कि इसकी तीसरी लाइन में आता है रजोमृत, है ना। तो इस शब्द को कैसे पढ़ना है, देखिए जो रजो तो ठीक है, फिर जो मृत है उसको हम मृत भी पढ़ सकते हैं, और जो अमृत वाला होता है उसको मृत भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अमृत वाला मृत पढ़ना है, ना कि मृत पढ़ना है। इस चीज का ध्यान रखें कि रजो मृत नहीं होगा, रजो मृत होगा। ठीक है, तो इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो कि हम अक्सर करते हैं, और ये एक शब्द ही पूरे के पूरे श्लोक के मीनिंग को चेंज कर देता है। और उद्भूत नहीं पढ़ेंगे, उद्भूत पढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखें, ये दो गलती अक्सर होती हैं। तो इन दो गलतियों को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, अब यहाँ पर इसका अर्थ है कि जलोदर जो रोग होता है, जलोदर वो क्या होता है कि पेट में पानी भरने का रोग होता है, कि ह्यूमन जो होते हैं उनके पेट में पानी भरता जाता है, और उसके कारण वो पेट जो है वो फूलता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है बाहर की तरफ। और जितने भी पेट के अंदर के इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जिनको हम विसरल ऑर्गन होते हैं कहते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, फिर गॉल ब्लैडर, फिर रेक्टम, यूरेटस, फिर उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर, किडनी। तो ये सारे जो विसरल ऑर्गन होते हैं, ये वो पानी भरने के कारण गलना शुरू कर देते हैं। और जब ये जैसे जैसे गलते हैं तो वैसे वैसे एक बहुत दर्द वाली स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है, और वो दर्द पीड़ा से बहुत कराहता है, और उसकी दशा जो होती है वो बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, सोचनीय हो जाती है। लेकिन जब ये भयंकर ऐसा कोई रोग हो जाए, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि जब ये ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स गलते हैं, तो उसमें जो कमर के पास रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी गलाव आता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो व्यक्ति की कमर तिरछी हो जाती है, वो सीधे ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसके शरीर का भार पूरा का पूरा नहीं ले पाती है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग जी ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई विकट रोग भी हो जाए तो भी प्रभु आपके जो चरण कमल की रज है, धूल है, अगर वो उसे अमृत मान के और अपने शरीर में धारण करे, अपने शरीर में लगाए, तो भी उसका शरीर कामदेव के जैसे सुंदर होके और रोग मुक्त शरीर हो जाता है। तो यहाँ ये आशय है आचार्य मानतुंग जी का। अब हम आज का शुरू करते हैं मेडिटेशन। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि आज हम जो मेडिटेशन में पंच कोशों को क्लीन करेंगे, क्योंकि पंच कोश को आप कैसे विजुअलाइज करेंगे, जैसे हमारे किचन में कोई 5 डब्बों का सेट होता है ना, कि हम उनको एक के अंदर एक रखते जाते हैं, तो उनके शेप क्या होते हैं, सबके सेम होते हैं, सिर्फ उनमें फर्क क्या आ जाता है, साइज का, थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं, है ना, साइज में। तो वैसे ही हमारे पंच कोश हैं जो एक के अंदर एक 5 स्थित हैं, और ये जो पंच कोश हैं इनको आज हम पूरी तरह से साफ करेंगे। ये पंच कोश ही हमारा पूरा फाउंडेशन है हमारी आदि व्याधि का। ठीक है, तो हम आदि व्याधि को दूर करने के लिए मैं पंचकोश के बारे में बताती भी जाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा। तो सबसे पहले आराम से बैक पोर्शन को सपोर्ट देते हुए बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, अपने दोनों हाथों को शेपड़ मुद्रा में व्यवस्थित कर लें।
ध्यान पूरा अपने श्वासों पर रखें। ब्रीदिंग को धीरे धीरे से नॉर्मल होने दें, सामान्य होने दें। सहज भाव से एक दृष्टा के जैसे अपनी ब्रीदिंग को देखते जाएं। धीरे धीरे ब्रीदिंग एकदम सामान्य हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। अपने अंदर संकल्प लें कि पूरे ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान आप ऐसे ही स्थिर बैठेंगे। आपकी हर एक मसल इमूवेबल रहेगी, स्थिर बनी रहेगी और आपका शरीर एक पाषाण मूर्ति की तरह स्थिरता को प्राप्त करेगा। अब यहाँ से हम चलते हैं पंचकोश क्लीनिंग के लिए। पंचकोशों को पूरी तरह विषाक्त पदार्थों से मुक्त कर उन्हें स्वस्थ, सुंदर, ऊर्जावान बनाना, उनके अंदर की जीवन शक्ति को फिर से रिजुविनेट करना, जागृत करना। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मानव का वो कोश है जो कि पृथ्वी से पैदा होने वाले अनाज से पोषित होता है, बढ़ता है। उसका न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सभी इस अनाज पर डिपेंड होता है। इसे हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। पूरा मानव शरीर जो कि मसल्स, बोन, ब्लड, लिम्फ जैसी चीजों से निर्मित हुआ है। ये मानव का शरीर अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है और सारी व्याधियां यहीं पर दिखाई देती हैं। आज अपने अन्नमय कोश को हम पूरी तरह से डिटॉक्स करेंगे। विजुअलाइज करें अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करें। और इस विजुअलाइजेशन को बनाए रखते हुए देखें आपके ईश्वर, आपके आराध्य की जो ब्राइटनेस है, चमक है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती हुई आपके सिर के ऊपर एक बादल के जैसे इकट्ठी हो गई है, जमा हो गई है। और धीरे धीरे ये जो बादल है, ये गोल्डन क्लाउड है, बहुत ही सिल्की सॉफ्ट, धीरे धीरे नीचे उतरता आ रहा है और सबसे पहले आपके क्राउन हेड, सहस्त्रार चक्र को टच कर रहा है। और आपके क्राउन हेड से, सहस्त्रार चक्र से इसके टच को फील कीजिए, इसकी सॉफ्टनेस को फील कीजिए।
ये क्लाउड डिवाइन एनर्जी, लाइफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और हीलिंग पावर से भरा हुआ है और धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये भरता जा रहा है। अपनी आंखों तक आते हुए इसे फील कीजिए और नीचे उतरता हुआ ये आपके नोज टिप, लिप्स, चिन और आपके कंधे तक आ गया है। आपका फेस, आपका हेड पूरी तरह से इस गोल्डन क्लाउड से घिरा हुआ, अंदर बाहर सभी से। और नीचे उतरता हुआ ये दोनों हाथों में भरता जा रहा है और दोनों हाथ अंदर बाहर से गोल्डन कलर से भर गए हैं। थोड़ा और नीचे आते हुए इस गोल्डन क्लाउड को अपने चेस्ट के अंदर और बाहर महसूस कीजिए और नीचे आते हुए नाभि तक आते हुए महसूस कीजिए। आपके विसरल ऑर्गन, आपका हार्ट, चेस्ट, इंटेस्टाइन, लंग्स, सभी चीजें इस गोल्डन कलर से अंदर और बाहर से भरती जा रही हैं। और नीचे आते हुए अपने पेल्विक रीजन पर इसे फील कीजिए। थोड़ा और नीचे आते हुए अपनी थाइस, नी तक इस गोल्डन क्लाउड को फील कीजिए। काफ मसल और आपके दोनों सोल, आप सिर से पैर तक पूरी तरह से इस क्लाउड से ढक चुके हैं, अंदर बाहर दोनों से। और ये क्लाउड 4 तरह की एनर्जी को अपने आप में सजोए है। विजुलाइज कीजिए कि शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका के अंदर भी ये गोल्डन क्लाउड पेनिट्रेट हो रहा है, अंदर जा रहा है और शरीर की हर एक सेल इस गोल्डन क्लाउड से भरती जा रही है। ये गोल्डन क्लाउड शरीर की हर एक सेल में लाइफ एनर्जी भर रहा है। इसमें निहित चारों एनर्जी को ये आपके हर एक सेल के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। लाइफ एनर्जी, हीलिंग पावर, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, चारों एनर्जी आपके हर एक सेल, हर एक कोशिका के अंदर इंस्टॉल हो रही है। और वहाँ जो भी टॉक्सिन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसे ये गोल्डन क्लाउड अपने अंदर एब्सॉर्ब करता जा रहा है। और ये एक्सचेंज की प्रोसीजर आपके बॉडी के हर एक सेल में चल रही है। अगर कहीं पर आपको कोई सेंसेशन हो, इरिटेशन हो, सनसनाहट की आवाज हो, नमनेस हो, तो आप इसे कंटिन्यू करते जाएं। ये सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज के कारण है। और जैसे जैसे ये एक्सचेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे जो गोल्डन क्लाउड है उसका, उसकी ब्राइटनेस, उसका तेज डल होता जा रहा है और वो ग्रे ब्लैकिश कलर में बदलता जा रहा है। उसने अपनी सारी एनर्जी आपके हर एक सेल में इंस्टॉल कर दी है और बदले में हर सेल की नेगेटिविटी और टॉक्सिन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। और धीरे धीरे ये कंप्लीटली ग्रे ब्लैकिश कलर में आ गया है।
विजुलाइज करें कि आपके पैर के अंगूठे से ये बादल बाहर निकल रहा है, और जैसे जैसे ये पैर के अंगूठे से बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे आपके सिर से धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता जा रहा है, और अपने फोरहेड तक के हिस्से को महसूस करें। ये बादल आपके फोरहेड हिस्से से नीचे आ गया है और नीचे उतरता हुआ आपके पूरे फेस को अनकवर कर लिया है। थोड़ा सा और नीचे आते हुए दोनों शोल्डर, दोनों आर्म्स, चेस्ट, और नीचे आता हुआ बादल आपके नेवल से भी नीचे आ रहा है। पेल्विक, थाइस, नीज, काफ मसल, और दोनों सोल से बाहर आता हुआ कंप्लीट बादल आपके सामने आपके शरीर से बाहर आ गया है। ये पूरी तरह से ग्रे या ब्लैकिश कलर का है। अब धीरे धीरे ये बादल, पूरे विश्वास के साथ इसे देखें कि आपके अन्नमय कोश की नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स को ये अपने अंदर एब्सॉर्ब करके आपके शरीर से बाहर आ चुका है। आपके शरीर के अंदर की सारे टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी डिलीट हो चुकी हैं। इस बादल ने एब्सॉर्ब करके अपने साथ बाहर लेके आ गए हैं। अब ये बादल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया है। इसे ऊपर आकाश की ओर जाता हुआ महसूस करें, और धीरे धीरे ये और ऊपर उठता हुआ आकाश की अनंत गहराइयों में जाकर आपकी आंखों से विलीन हो गया है। अपने ध्यान को एक बार फिर अपने अन्नमय कोश पर लेकर आए और देखें आपका पूरा अन्नमय कोश तेज से, ब्राइटनेस से जगमगा रहा है। इसके सारे टॉक्सिन्स, सारे विकार, सारी नेगेटिविटी बादल अपने साथ ले जाके अनंत गहराइयों में विलीन हो चुका है। आपके हर एक सेल में पॉजिटिविटी है, हर एक सेल हीलिंग पावर से भरी हुई है, हर एक सेल लाइफ एनर्जी से भरी हुई है, हर एक सेल डिवाइन एनर्जी से भरी हुई है। ये चारों तरह की जो एनर्जी इस बादल ने आपके हर एक सेल में इंस्टॉल की थी, वो अब एक्टिवेट हो रही हैं, और धीरे धीरे अपने अंदर के तेज को बढ़ता हुआ महसूस करें। अपनी चमक को बढ़ता हुआ महसूस करें, अपने अंदर ब्राइटनेस को महसूस करें। अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, तो इस हिस्से में ब्राइट होते हुए उस हिस्से को उजालों से, चमक से भरता हुआ महसूस करें। अब हम जाते हैं प्राणमय कोश पर। प्राणमय कोश अन्नमय कोश के अंदर ही स्थित है, और ये जो प्राणमय कोश है, ये वो कोश है जहाँ पर आपकी सारी ऊर्जाएं, सारे एनर्जीज इस कोश में रहते हैं। योग के हिसाब से आपके नाभि के पास से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, और ये नाड़ी हर एक कोशिका तक ऊर्जा को, एनर्जी को पहुंचाती हैं। अपने ध्यान को अपने नेवल के पास लाएं और अपने पूरे शरीर में दौड़ती हुई एनर्जी को महसूस करें। पूरी 72,000 नाड़ियों से एनर्जी एक लेजर बीम की तरह दौड़ रही है, और पूरा शरीर ब्राइटनेस से चमक रहा है। चूंकि आप टॉक्सिन्स और नेगेटिविटी को रिमूव कर चुके हैं, तो आपका प्राणमय कोश तेज से भरा हुआ है। कहीं कोई ऊर्जा का रुकाव नहीं, कहीं कोई ऊर्जा की कमी नहीं। पूरे शरीर में ऊर्जा सतत प्रवाहमान, संपूर्ण शरीर को घेरे हुए
संपूर्ण शरीर में प्रवाहित। यदि किसी शरीर के हिस्से में दर्द तकलीफ है तो विजुअलाइज कीजिए कि उस हिस्सा में ऊर्जा का फ्लो, एनर्जी फ्लो प्रॉपर हो रहा है और उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। और अंदर की तरफ आते हुए हम मनोमय कोश में आते हैं, जहां आपका मन का स्थान है। सारे विचार, सारे संकल्प यहीं से शुरू होते हैं। अपने ध्यान को अपने ब्रेन पर लेकर जाएं और देखें जो ब्रेन के 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जुगनुओं की तरह चमक रहे हैं। आपका पूरा मस्तिष्क, ब्रेन उजालों से भरा हुआ है। हर जगह सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ पर स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रही है, जिससे आपके बाकी के भी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस हो रहे हैं। और अंदर की तरफ हम आते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश से हम उस सुपर कॉन्शियस से जुड़ पाते हैं। और जब तक हम इस कोश में आते हैं तब तक हमें अपने कॉन्शियसनेस को हम काफी ऊपर उठा चुके होते हैं और सुपर कॉन्शियस के एकदम नेक्स्ट टू सुपर कॉन्शियस हमारी कॉन्शियसनेस स्थिर होती है। और यहाँ हमारी बुद्धि का स्थान है। वो बुद्धि जो हमसे क्वेश्चन करती है कि हमारे आने का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें किस तरह से इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति हम पा सकते हैं, हम अपने जीवन को, हम अपने समय को, हम अपने शरीर की सार्थकता को कैसे सिद्ध करें। ये सारे क्वेश्चंस मन में उठने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आंसर पाते हुए और कॉन्शियसनेस और ऊपर बढ़ती हुई सुपर कॉन्शियसनेस से, सुपर कॉन्शियसनेस हमारे आराध्य की, हमारे इष्ट की जो कॉन्शियसनेस होती है वो सुपर कॉन्शियसनेस होती है और उससे मिलकर आनंदमय कोश का निर्माण करती है। हमारा सबसे अंदर का कोश, जहाँ पर हमारी आत्मा का निवास है। और आज हमने जब डिटॉक्स किया तो अपनी आत्मा पे पड़े हुए सारे नकारात्मक आवरण को एक एक करके हटा दिया है। वो चाहे अविद्या का हो, अस्मिता का हो, माया का हो, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये वो आवरण है जो हमारी आत्मा को क्षीण कर देते हैं, उसके तेज को कम कर देते हैं। आज ये सारे आवरण हम हटा चुके हैं और जैसा कि नाम से ही आप प्रतीत हो रहा है, आनंदमय कोश, जहाँ सिर्फ आनंद की अनुभूति है और उसके अलावा कोई अन्य अनुभूति यहाँ पर नहीं है। अब इसी कोश में हम इसी अनुभूति के साथ 45वें काव्य को पढ़ेंगे। भूत भीषण जलो धर भार भोगना शुच्यान्वशा मोपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ये जो श्लोक है ये बहुत सारी बीमारियों से मुक्त कराता है, जैसे हाई बीपी, किसी भी तरह का कैंसर, हार्मोनल डिस्टरबेंस, कोई भी असाध्य रोग है। और
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कैंसर से तो मुक्त कराता ही है, लेकिन जो एक कैंसर फिर से हो जाने का डर होता है, फियर ऑफ रिकरेंस, उससे भी ये मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड कमर दर्द, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बैकबोन प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स, वेट गेन, ये सारी चीज़ों पर ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इन सारी व्याधियों से मुक्ति दिलाकर शरीर को स्वस्थ, सुंदर और ऊर्जावान बनाता है। अब यहाँ पर हम अपनी भावनाओं को आचार्य मानतुंग जी की भावनाओं से थोड़ा सा मिलाएंगे। और आचार्य मानतुंग ये कहते हैं कि प्रभु के चरणों की जो रज होती है, उसका यदि हम लेपन करते हैं तो असाध्य रोगों को भी हम ठीक करके और एक कामदेव के जैसे सुंदर शरीर को हम पा सकते हैं। अभी आपने अपनी कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्स किया है और नेगेटिविटी से मुक्ति पाई है। इसके बहुत सारे दृष्टांत पुराणों में मिलते हैं। एक दृष्टांत महाराज श्रीपाल का मिलता है कि जिनको कोढ़ जैसा, गलित कुष्ठ जैसी बीमारी हो गई थी और इस भयंकर रोग का उपचार उन्होंने जो प्रभु के अभिषेक के बाद जो जल, जिसे हम गंधोदक कहते हैं, सिर्फ उसको शरीर में लगाने मात्र से इस जो भयंकर रोग का है ये उपचार किया था और वो पूरी तरह से इस गलित कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। तो इसी तरह से आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि ये श्लोक भी हमारे शरीर का कायाकल्प कर सकता है, उसे व्याधियों से मुक्त कर सकता है। और जो हमारे संत हैं, जो हमारे तीर्थंकर हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनके चरण कमल जहाँ भी पड़ते हैं, उन चरण कमलों के नीचे आई हुई धूल के कण, रज कण जो होते हैं, वो इतने पवित्र और अमृत के समान हो जाते हैं कि उसको अपने शरीर पर, अपने माथे पर लगाने से कुरूप काया भी कंचन की तरह बन जाती है। तो इस चीज का वो यहाँ उदाहरण देते हैं और वो ये कहते हैं कि जब इनके रज में इतनी शक्ति है कि इनके चरण कमल ही सिर्फ हमें कठिन असाध्य रोगों से मुक्ति दिला देते हैं, तो यदि हम भक्ति भाववश इनकी स्तुति करें, अपने आप को इनको सौंप दें, तो हमारा बेड़ा पार होना ही संभव हो जाता है। और हमारे जब इनके रज को हम अपने शरीर पर लगाते हैं और हमारे असाध्य रोग दूर होते हैं, तो ये रज हमारे जो भव भव से जो हम जन्म मरण के चक्र में हैं, वो रोग वो भी दूर होंगे। कहने का यहाँ ये मतलब है कि जो जन्म मरण के चक्र में हम फंसे हुए हैं, उस चक्र से भी हमारी मुक्ति संभव है इन आराध्य की, इन तीर्थंकरों की चरण रज रूपी अमृत को अपने लगाने से। और हमारी आत्मा में जो भी आवरण पड़े हुए हैं नकारात्मकता के, वो सभी ये चरण रज लगाने मात्र से नष्ट हो जाते हैं और आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लगती है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। वो कहते हैं कि संसार में जितने भी असाध्य रोग हैं, जैसे टीबी है, महामारी है, कैंसर है, एड्स है, और भी जो नए नए रोग पैदा होते जा रहे हैं, तो इसमें वो खासकर चूंकि जलोदर रोग जो था वो काफी भयानक होता था और उसका वो जिसे हो जाता था वो काफी कष्ट, पीड़ा वाली उसकी स्थिति बन जाती थी और अंत में उसका प्राण जाना संभव, प्राण जाना ही रहता था। तो आचार्य जी कहते हैं कि जब इतने भयंकर रोग को हमारे तीर्थंकर की चरण रज ही स्वस्थ कर देती है,
तो उनकी स्तुति, उनकी महिमा का मैं क्या ही गुणगान करूं कि जिनके रज से ये रज का प्रताप ये है, तो उनका प्रताप तो गुणगान करने से, गुणगान करने की वाणी से, शब्दों से शायद परे है। तो इस तरह से ये 45वें काव्य में आचार्य मानतुंग जी भगवान जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और इस स्तुति को जब भी कोई असाध्य रोग हमारे शरीर में होता है, तो जो भक्तांबर में एक जो बताया है कि किस तरह से इसको करें, वो ऐसा बताया है कि प्रातः काल आराम से नहा के शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन के, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि पीले वस्त्र पहनना चाहिए और आपका जो दक्षिण दिशा की ओर यंत्र को स्थापित करके उस यंत्र की पूजा करें। आप जिस आसन पर बैठे वो भी पीला हो, और पूजा करने के बाद आप पीले रंग की मनकों की माला से ही 1008 बार इस रिद्धि मंत्र का जाप करें। तो यहाँ पे हम 9 बार रिद्धि मंत्र का जाप करेंगे। आप लोग सिर्फ सुने। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल मानसाणं छ्रों छ्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरो पशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल मानसाणं छ्रों छ्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल मानसाणं छ्रों छ्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। यहाँ पर हमने जो मंत्र पढ़ा है उसमें शूद्रोपद्रव शांति कारिणी, मतलब जितने भी जीवन में उपद्रव हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, और चाहे कार्मिक हो या फिजिकल हो, वो सब शांत हो जाएं। रोग कष्ट जो हैं वो मिट जाएं। रोग कष्ट ज्वारोपशमनम, रोग जितने भी हैं उनसे होने वाला कष्ट है, ज्वार मतलब बुखार, फीवर, उन सभी का शमन हो जाए, वो नष्ट हो जाए, और हमारे जीवन में शांति, हमारा जीवन शांति से भर जाए, सर्वत्र शांति की स्थापना हो। ये इन मंत्रों का आशय था, और इस आशय को ही मन में रखते हुए हम नमस्कार की मुद्रा लेते हुए, या इसी मुद्रा में आप हाथ को ऊपर कर सकते हैं, और एक छोटी सी प्रेयर। मैं अपने इस सुंदर जीवन के लिए और मेरी हर एक सांस के लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मेरे चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हूँ और वह सदैव मेरे साथ है। मेरा हर कार्य ईश्वर को समर्पित है। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मेरा मार्गदर्शन हो रहा है। परमात्मा का आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ और आनंद में जी रही हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो रहा है।
ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर कदम पर मेरा साथ दे रही है। मैं पूर्ण हूँ, मैं पर्याप्त हूँ और मैं प्रेम के योग्य हूँ। मेरा हृदय प्रेम, करुणा और क्षमा से भरा है। मेरे विचार और मेरे शब्द संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। मेरे जीवन का हर दिन नई संभावनाओं और भगवान की कृपा से भरा होता है। ईश्वर ने मुझे जो दिया है वह मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। इसके लिए हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। कंप्लीट बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें मैक्सिमम। मुद्रा को छोड़ दें। थोड़ा सा लेफ्ट बेंड करें, राइट बेंड करें। दोनों हाथ आकाश की तरफ ट्विस्ट करें। जिनको कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा सा सामने की तरफ भी झुकें। वापस आते हुए दोनों पाम्स को रब करें। अपने लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड आप कहीं भी रख लें, लेफ्ट हैंड को शरीर में उस जगह रखें जहां आपको दर्द हो, तकलीफ हो। कोशिश करेंगे हम 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर इस हाथ को रखें और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मसाज करें वहां पर। अब यहीं से फिर से दोनों पाम्स को रब करें और जब हथेलियां हल्की सी गर्म हो जाएं, पूरी तरह से एनर्जी से भर जाएं, तो इन्हें, इस एनर्जी को ट्रांसफर करें। इन्हें अपने पूरे शरीर से स्पर्श कराते हुए फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर आए और आंखें खोल लें। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। यही कामना के साथ हम आज का दिन शुरू करेंगे। आज यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है मेडिटेशन का सेशन। अब आप लोग यदि आगे करना चाहेंगे सभी, तो हम नेक्स्ट मंथ में फिर इसके आगे के जो काव्य हैं, अभी हमने 8 श्लोक लिए हैं, इसके आगे के जो काव्य हैं वो फिर हम नेक्स्ट मंथ में शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आप, जो आपको बीच में 2 या 3 हफ्ते मिलेंगे, मतलब 15 से 20 दिन जो मिलेंगे, तो आप हर दिन 2 काव्य की प्रैक्टिस करते जाएं और उन्हें रिपीट करें, जिससे जब तक हम अगले काव्य की ओर जाएंगे तब तक ये जो है वो पूरी तरह से आपके अंदर उतर जाए। इसे रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ अपने अंदर उतारने की। YouTube पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं भी लिंक ग्रुप में डाल दूंगी। तो सभी कोशिश करें कि डेली एक रिकॉर्डिंग से, या आप स्वयं कर सकते हैं तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके कैसा 5 दिनों का कैसा अनुभव रहा, कोई शेयर करेगा? दीदी बहुत अच्छा लगा और एक नई अनुभूति भी हुई। भक्तामर के प्रति, आचार्य मानतंग स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति
में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, उनके भाव तक शायद हम पहुंच पाए हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसे और स्प्रेड भी करें जिससे बाकी लोग भी अवेयरनेस ही आए। दीदी अपने साथ और भी लोगों को जोड़ें, कोशिश करें नेक्स्ट उसमें कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। मीतू जी आपको कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे लगता है मुझे वो श्लोक इतने आते नहीं है, मैं दोबारा दोबारा और करूंगी तो और क्लियर होगा मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं भक्तांबर वो क्या मतलब हाँ जितना आपने समझाया उतना समझ आया, लेकिन शायद और करूंगी तो और समझ आएगा और अच्छा समझ आएगा। एक्चुअली हाँ इसके जो श्लोक है उसकी पिक मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ऐसा करूंगी। हाँ वो रीड, मैं भी वही पूछने वाली थी कि रीड करने के लिए भी वो श्लोक हो तो और भी अच्छा रहेगा। मैं ग्रुप में डाल दीदी दूंगी। पूर्णमती माता जी की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और आप पूर्णमती माता जी यूट्यूब अच्छा। पे अवेलेबल नहीं है इसका। तो भक्तांबर का बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप सुन सकते हो, लेकिन पूर्णमती माता जी की जो अच्छा। वीडियो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से उन्होंने बोला है, शुद्ध उच्चारण में। तो वो आप सुनोगे ना, तो डेली आप उसको सुनोगे तो आपको उससे थोड़ा याद भी होगा, और वो अब आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। मैं वैसे एक बात बताऊं, मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से जैनियों से ही जुड़ी रही हूँ। स्कूल भी मेरा जैन ही था, मेरे सारे फ्रेंड जैन ही, शादी के बाद भी जो फ्रेंड बने हैं वो ज्यादातर जैन ही हैं। मैं अकेली हूँ जो जैन नहीं हूँ। इसीलिए आज आप यहाँ पर हो। ये मतलब एक वो है सच में कि आप इसीलिए यहाँ पर हो। वैसे भी देखिए जैन कोई कास्ट नहीं होती है। जैन वो होता है जो जिन धर्म का पालन करे वो जैन होता है ना। तो आप भी आगे बढ़िए, और अच्छी चीज देखिए, सब धर्मों का मूल तो एक ही होता है। हाँ कि आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, जो पाप होते हैं, सत्य व्यसन होते हैं, उनका त्याग करना है। तो काफी कुछ चीजें मिलती जुलती, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, उन डिफरेंसेस को भी हम एक दूसरे में मर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी जो मैं ये श्लोक पढ़ रही थी, तो इस श्लोक में एक जिक्र किया है कि जब भगवान राम जो हैं वो जहां से चल के जाते थे, है ना, तो एक हाथी वहां पर वहां की सूंड से वो धूल भर के अपने ऊपर डालता था। हाँ तो वहां पर वो इसलिए उस धूली से स्नान करता था कि उसमें कहीं तो प्रभु के, भगवान राम के चरणों की रज होगी। तो भाव देखिए सभी में एक जैसे हैं, एक जैसे है ना। यस। तो बस हमको भी यही चाहिए कि हम अपने आप को, धर्म का मतलब ही होता है कि जो सबको धारण कर ले। जिसमें जो भी अच्छाई है उसको वो धारण कर ले, वो धर्म है ना। तो हमको अपनी कॉन्शियसनेस को फैलाना है, ना कि सिकोड़ना है। तो हम ब्रॉड माइंडेड बने, मस्तिष्क मन को खुला रखें। दीदी हम है ना गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार देते हैं शुक्ल पक्ष में 8 दिन में या 15 दिन में, मतलब ग्रुप है हमारा, तो उसमें वो लोग लेते हैं। तो भक्तामर से रिलेटेड भी काव्य के ऊपर हम उनको फोकस करते हैं। तो आप भी अगली बार में इसका थोड़ा सा महत्व बताइएगा जी कि कौन से काव्य है और बिल्कुल क्या बात बिल्कुल है। दीदी। तो चलिए आज का सेशन हम मैम 1 मिनट, मैं दोबारा से कल के संडे के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे उसको शेयर कर दें। हमारा अब की बार का जो भी सेशन है, तो आप भी उसमें जुड़े और आगे भी कम से कम 2 लोगों को आगे शेयर करें। और एक जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर आए थे अभी लास्ट संडे, तो अगर आप लोग उनके पास डिटॉक्स के लिए चलना चाहते हैं तो हम वो भी एक ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, या उसको सीखना चाहते हैं तो वो भी उनका 10 दिन का कोर्स है।
तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बता सकते हैं। दीदी सुबह से इतने काम रहते, पिछले लास्ट संडे वो जो सेशन था उससे जुड़ ही नहीं पाए। अष्टमी का पर्व था, विधान कर रहे थे, लेकिन अब अगले रविवार को जुड़ने की यूट्यूब पे कोशिश है दीदी, मैम की डॉक्टर लक्ष्मण जैन का यूट्यूब का जो चैनल है उस पर सारे सेशन होते हैं। आगे रविवार को जुड़ेंगे जहाँ तक। बिल्कुल, आप भी जुड़िए और आप अपने साथ वाले और भी सभी को जोड़ें, क्योंकि स्वास्थ्य की तो सभी को जरूरत होती है, कोई भी हो। और इस बार और वो तो करते ही है, महाराज जी वगैरह के लिए ही करते हैं वो ज्यादातर, बहुत एक्यूप्रेशर समर्पित के जो स्पेशलिस्ट आ रहे हैं डॉक्टर, वो संघ में ही सबको ट्रीट करते हैं। बहुत से मुनिश्री और माता जी को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो सभी के लिए वो अच्छा है। तो कोशिश करें इसे आगे भी बढ़ाएं। आपके आश्रम में, आपके ग्रुप में और भी जो दीदी हैं उन्हें भी जोड़ें, तो सभी उस स्वास्थ्य का लाभ का फायदा उठा सकें, उस ज्ञान को फायदा उठा सकें। अब मिलेंगे आपसे कभी। बिल्कुल दीदी, मैं मड़िया जी आऊंगी जब कभी भी तो जरूर मिलूंगी आपसे। ठीक है। मनोरमा दीदी आपको बार बार नमस्ते कर रही है। नमस्कार मनोरमा जी, आपको कैसा लगा? मैं दीदी के बारे में बताऊं, दीदी 80+ हैं और उसके बाद भी अभी तक इतनी एक्टिव हैं कि नई चीज को सीखने में, समझने में, करने में बहुत आगे रहती है। मैम की एमए की जो साइंस की क्लास होती है वो उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट से सीखती थी और बताती भी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सिर्फ सुन लिया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो उसके बारे में बताती भी थी। दीदी आप अनम्यूट कीजिए एक बार। वो शायद उनको बन नहीं रहा होगा। हाँ, उनको आ नहीं रहा है। चलिए, और किसी का कुछ बोलना है या कोई क्वेश्चन हो तो अपने आप को अनम्यूट करके वो बोल सकते हैं। दीदी ये कल की जो क्लैप्स रहेंगी वो आरएम क्लैप्स जो है वही रहेगी क्या? नहीं नहीं, नहीं ना, डिफरेंट क्लैप्स रहेंगे। डिफरेंट है। हाँ, देखिए हम सब ज्ञान को लेना चाहते हैं, जहाँ जो अच्छा है वो हम ले लेते हैं, तो हम अपने और ये बिना मेडिसिन का है तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमारी सारी चीजें ऐसी हैं कि हम बिना मेडिसिन के कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो इसीलिए ये सभी के लिए यूजफुल है। दीदी हमारी योग की क्लासेस भी चलती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे योगा की क्लासेस भी चलती हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है दीदी? 8:30 से 9:30। हेलो जी बोले। सबको नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा हमको, सब क्लासेस आपकी बहुत अच्छी लगती थी और ये तो बहुत अच्छा लगा 5 दिन का कोर्स, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड था ना। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दर्द मेरा कम हो रहा है, बहुत दर्द था कमर में। और जो आपने श्लोक के लिए कहा ना, तो श्लोक जो आप डाल देंगी ना वो बहुत अच्छा होगा। मैं डाल दूंगी, तो उसका मैं मनन कर सकूंगी। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत ज्यादा आशीर्वाद, और ऐसे ही आप सब आगे बढ़ती रहें। मैं तो जीवन के अंतिम उस पड़ाव में हूँ, पर आप सबके लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है, बहुत शुभकामनाएं हैं, और विशेषकर डॉक्टर रचना जी, ऋतु जी के लिए तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद। अंशु ने मेरे को इससे जोड़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अंशु इस क्षेत्र में आई, तो उसके कारण मैं आप लोगों से साक्षात्कार कर सकी। बहुत धन्यवाद, सबका आप भला कर रही हैं, इसी में आप आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। दीदी इन लोग के लिए अर्थ सहित डाल दीजिए तो और अच्छा भाव बनेगा। सुन लिया है सब और अच्छे से कर लेंगे। मैम को पूर्णमती माता जी की और वीडियो भी डाल दीजिएगा, तो क्योंकि पढ़ नहीं पाएंगे तो उसके साथ दोनों चीजें डाल दीजिए। चलिए, तो अब हम एक और रिक्वेस्ट है, आप लोगों के संपर्क में अगर कोई डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप उनका नंबर भी मेरे को दे दीजिएगा।
हम चाहते हैं कि सारे ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं वो हमारे सेशंस में जुड़े संडे वाले में। तो अगर आप लोगों के पास कोई है जिनको आप जानते हैं तो उनके नंबर भी मेरे को प्लीज शेयर कर दीजिए। रितु दीदी, जो आप बोल रहे थे कि वो डिटॉक्स वाला जो कोर्स भी है, क्या है उसकी एक बार डिटेल बताएंगे, क्या है वो? हाँ, मैं आज उनसे बात करती हूँ क्योंकि सुबह उनका मैसेज आया है मेरे पास आज, क्योंकि हमने उसी दिन मैसेज डाला था जब से जवाब नहीं आया था। तो एक हम चाह रहे थे कि उनके वहां पर भरतपुर जाके वहां पर इकट्ठे होकर के हम एक ग्रुप बन के जाए और उनके साथ हम डिटॉक्स बॉडी को कराएं नेचुरोपैथी के द्वारा। एक तो वो है ऑप्शन, और एक उनका 10 दिन का कोई कोर्स भी होता है, 10 दिन का, 30 दिन का, 6 महीने का, साल का। तो हम 10 दिन उनका कम से कम वो कोर्स भी सीखें ऑनलाइन ना? ऑनलाइन, वो ऑनलाइन। अच्छा, तो ठीक मैं है। आज बात करती हूँ, फिर मैं उनसे बात करके आपको डिटेल दूँ। सुबह ही आया उनका आज मैसेज। दीदी जबलपुर में ही डॉक्टर चेताली है, पूर्णायु में है, और डॉक्टर शेफाली है, डॉक्टर आयुषी है, डॉक्टर अवनी है। इन सबको हमने गर्भ संस्कार दिए हैं। अब उनको पूछेंगे, जुड़ेंगी। डॉक्टर शेफाली तो आँख की डॉक्टर है ना? हाँ तो दीदी आप नंबर दीजिए, उनको हम बुलाएंगे। अच्छा है, आंखों के लिए भी लोगों को अवेयरनेस मिले। सबके नंबर है, सबको प्रेग्नेंट अवस्था में हमने गर्भ संस्कार दिए हैं। आप नंबर मुझे भेज दीजिएगा तो आपका रेफरेंस देके हम फिर बात कर लेंगे उनसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ऐसे जुड़े हुए डॉक्टर हैं उन सबको हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। आजकल थोड़ा सा अच्छे डॉक्टर्स मिलना भी मुश्किल है, तो हम कोशिश करते हैं ऐसे डॉक्टर्स आए जो लोगों को ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिल पाए और एक विश्वास के साथ उनसे जुड़ पाए लोग। चलिए, तो सभी को जय जिनेंद्र, हैव अ नाइस डे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कोर्स में। शाम की भी क्लास आप लोग जो भी चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, सेम लिंक पे है 7 to 8। पूजा दीदी को भी अच्छा लगने लगा। पूजा दीदी भी हर क्लास में आती है हमारी। नहीं, मस्त, बहुत अच्छा। और ऑनलाइन है तो अपन अटेंड कर सकते हैं ना, तो फिर अच्छा रहता। मैंने तो जब से मैम को पकड़ा है मैंने तो छोड़ा ही नहीं है। ये भी हमारा भाग्योदय है ना दीदी कि हमारे को ये चीजें नॉलेज मिलनी थी, तो हम करेक्ट, ये हमारा भाग्योदय है। नहीं, वही मैं कह रही, योगा मैं कितने सालों से करती आ रही हूँ। एक्चुअल योगा एक्चुअली देखा जाए जब से मैम से जुड़ी हूँ तभी से कर पा रही हूँ। मैं इसीलिए संडे वाले सेशन में सबको यही बात बोलती हूँ। लोग बोलते हैं हम यूट्यूब से कर लेते हैं, जो मैम कराती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। योग में जो पकड़ मैम की है और जो छोटी छोटी बारीकियां मैम हमारी पकड़ लेती हैं, गलतियां, तो वो पकड़ मैंने नहीं देखी आज तक। और मैम का जो अलाइनमेंट के साथ कराने का तरीका है और अलग अलग वेरिएशंस के साथ, कभी आंख बंद करके, कभी मुद्राओं के साथ, तो वो चीजें बहुत इफेक्ट करती है। तो मैं तो सबको यही कहती हूँ कि आप लोग जुड़ो, क्योंकि हर चीज बैलेंस करती है। आज जैसे हमने बक्तांबर जी से 5 दिन का जो सेशन ये लिया, ये हमें अंदर से हील कर रहा है, लेकिन हमें बाहर से भी बॉडी को अपना योगा द्वारा भी उसको साथ में करेंगे तो वो और ज्यादा हमारी चीजें जल्दी और अच्छी तरह से ठीक होंगी। तो योगा से भी जुड़े। और मैम का योगा बहुत डिफरेंट है। ये मैं सबको देती हूँ एश्योरेंस की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो 100% ठीक होगी। विश्वास के साथ जुड़े। नहीं, ये तो मैं भी बोलती हूँ, विश्वास के साथ करें। वो इफेक्ट मेरे साथ बहुत अच्छे हुए हैं। मैंने बहुत साल पहले मैंने अपना सर्वाइकल ठीक किया है बक्तांबर से। मुझे बहुत सीवियर सर्वाइकल था और मेरा ऐसे गया था कि सुनते सुनते श्लोक जैसे निकल गया। तो एक विश्वास के साथ करें तो 100% हर चीज काम करती है। थैंक यू। हम चाह रहे हैं कि आप ना रचना दीदी योगा की क्लास एक मॉर्निंग टाइम में ले लीजिए, जैसे 5 to 6 टाइप्स, क्योंकि भी पूरा दिन तो ऑफिस और बच्चों इन सब में रहता है, मतलब घर भागना। तो एक योगा अलाइनमेंट वाली क्लास मॉर्निंग टाइमिंग में, जैसे 5 to 6 या 5:30 से 6:30 वाले टाइम में एक महीने के लिए सही ले लीजिए, तो हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए उसका योगा का। कोशिश करते हैं, क्योंकि 10 से 11 वाला तो ऑफिस टाइम होता है, तो अपन लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। 8:30 रहती है जो क्लास है, वो 8:30 से 9:30 रहती है।
हाँ नहीं तो वो नहीं हो पाता वो, क्योंकि फिर तैयारी चल रही होती है, किचन ये वो, फिर ऑफिस। तो मॉर्निंग 5 to 6 या 5:30 to 6:30 मैक्सिमम। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो एक बार योगा क्लास इस टाइम में रख लीजिएगा। हम मैम को ना छोड़ना नहीं चाहते, मैम सारा दिन इतना थक जाती है कि एक के बाद एक क्लास होती है मैम की। चलिए क्या चार्जेस है दीदी योगा क्लास के? ग्रुप में 999। चलिए अब यहाँ से हम इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि सेकंड सेशन मेरा तो 10 मिनट लेट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट Okay. ओ मैडम नमा दीदी जय जिनेंद्र। Thank